नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के जो भी छूटे हुए टॉपिक या एमसीक्यू वगैरह बाकी हैं उसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ये सभी एमसीक्यू भी इनडायरेक्टली तो आपने किया ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार अंतिम बार इसको कर लेते हैं। और यह अंतिम वीडियो होगा करंट अफेयर के रिगार्डिंग। अब तो समय भी नहीं है कि वीडियो आए, तो इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आज शाम को ही मैं शेयर कर दूंगा, तो उससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कितने जिलों में लागू होगी? तो यह 100 जिलों के लिए शुरू किया गया है। और चूँकि फरवरी बेस्ड इसमें एमसीक्यू हैं, तो कुछ बजट और इकोनॉमिक सर्वे आधारित एमसीक्यू भी इसमें शामिल होंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी। 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में फसल उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई सुधारने और ऋण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को शुरू किया गया है। धन धान्य कृषि योजना से कितने किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है? जो भारत सरकार का है, योजना में ही बताया गया है 1.7 करोड़ किसानों के लिए इस योजना को प्लान किया जा रहा है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन की अवधि कितनी है? दलहन में आत्मनिर्भरता को लेकर के मिशन शुरू किया गया है, जो अगले कितने वर्षों में आत्मनिर्भरता को हासिल करना है दलहन को लेकर के। अगले 6 वर्षों के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है निर्यात संवर्धन मिशन को कौन से मंत्रालय संयुक्त रूप से चलाएंगे? एक मिशन शुरू किया जा रहा है निर्यात संवर्धन मिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, जिसके तहत में देश से एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा। तो इसी का पूछा गया है कि कौन कौन से मंत्रालय इसको मिलकर चला रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, 3 मंत्रालय मिलकर के इस योजना को संचालित करेंगे। इन तीनों का नाम ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फरवरी का ही करंट अफेयर है ये। भारत ट्रेड नेट का उद्देश्य क्या है? भारत ट्रेड नेट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दस्तावेजीकरण, वित्त पोषण की सुविधा को बढ़ाना, इसी के लिए भारत ट्रेड नेट कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत क्या भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन या फाइनेंसिंग की जो दिक्कतें आती हैं उस सुविधा के लिए इसको शुरू किया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना, इसको क्या कहा जा रहा है? पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना। प्रधानमंत्री जी की बिहार यात्रा हुई थी, पता ही होगा आपको, प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार गए इस बार। तो उसी के दौरान इन्होंने इसके लिए बात कही थी और बोला था कि आने वाले समय में इसको शुरू किया जाएगा। तो और बजट वगैरह में भी चर्चा किया गया है। तो पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या है, तो मिथिलांचल के क्षेत्रों में सिंचाई अवसंरचना का विकास करना। दरअसल में यह बिहार है, बिहार में यहाँ पर कोसी बह रही है। ये कोसी के पूर्व का इलाका है, ये कोसी के पश्चिम का इलाका है। यहीं पर आपको मधुबनी, दरभंगा, ये सब ज़िले आपको देखते हैं, जो मुख्यतः मिथिलांचल का क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि भाषा के कारण से। तो ये सरकार ने ही बोला है, प्रधानमंत्री जी का ही यह लाइन है। मिथिलांचल में सिंचाई सुविधाओं का विकास के लिए इसको शुरू किया जा रहा है। तो इसको भी याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि केंद्रीय बजट 25-26 विकास के कितने इंजन शामिल किए गए हैं। दरअसल बजट में ही इसकी भी चर्चा थी। ये जो कोसी कैनाल प्रोजेक्ट है ना, इसकी चर्चा बजट में की गई है और उस दौरान बजट भाषण के दौरान भी इसकी चर्चा की गई। इसीलिए मैंने पढ़ाया भी था अलग से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मखाना बोर्ड जो है, इसकी भी चर्चा की गई। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, मखाने के बारे में भी इसमें एमसीक्यू शामिल किए गए हैं। तो कितने विकास के इंजन इस बार बनाए गए? तो 4 विकास के इंजन केंद्रीय बजट बताया गया। पहला विकास का इंजन है एमएसएमई, दूसरा है निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट, तीसरा है एक्सपोर्ट और चौथा है एग्रीकल्चर का सेक्टर। ये चारों भारत के विकास के इंजन बताए गए। इसका आंसर बी हो जाएगा। साइबर स्वच्छता केंद्र कब लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। साइबर स्वच्छता केंद्र 2017 में बॉटनेट कार्यक्रम संक्रमणों का पता लगाने और साइबर स्पेस को सुरक्षित करने के लिए लॉन्च किया गया था। सर्ट इन का पूर्ण रूप क्या है? सर्ट इन जो है दरअसल भारत सरकार का एक विभाग है जो देश में जितने भी साइबर अटैक वगैरह होते हैं उसको लेकर के काम करता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इसका नाम है, सर्ट इन इसका नाम है। इसका आंसर डी हो जाएगा। रक्षा साइबर एजेंसी
DCYA किसके अधीन काम करती है? रक्षा साइबर एजेंसी इसको कहा जा रहा है। आजकल के समय में साइबर वॉरफेयर भी होता है, तो पूछा जा रहा है रक्षा साइबर एजेंसी किसके तहत काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात भारतीय सशस्त्र बल, इंडियन आर्म फोर्स, जो भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय है उसके तहत में यह काम करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक कितनी क्षमता को हासिल करने के लिए रखा गया है? तो परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया गया जिसके तहत 2047 तक हमें 100 गीगावाट एनर्जी प्राप्त करना है, परमाणु से 100 गीगावाट प्राप्त करना है। फिलहाल में तो हम अपने टोटल एनर्जी का 2% ही एटॉमिक एनर्जी से प्राप्त करते हैं, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत लघु रिएक्टर की क्षमता कितनी है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी 220 मेगावाट है, 220 मेगावाट है इसकी क्षमता। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। BSR 220 मेगावाट विद्युत दाब युक्त एक भारी जल रिएक्टर है जिसका सुरक्षा और प्रदर्शन रिकॉर्ड प्रमाणित है, और अब छोटे साइज के इस रिएक्टर को जगह जगह पर उपयोग किया जाएगा बिजली प्रोडक्शन के लिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। जल जीवन मिशन चर्चा में था क्योंकि इसकी फंडिंग को बढ़ाया गया है और इसको लेकर के कैग का जांच भी शुरू किया गया है क्योंकि इस पर फंडिंग बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है। तो पूछा जा रहा है जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा। JJM का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य कितना रखा गया था जल जीवन का? तो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को कितना पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा? तो प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया था। 55 लीटर का लक्ष्य रखा गया था। ये भी याद रखिएगा, छोटा सा फैक्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितना कम किया? उस समय रेपो रेट को बहुत बड़े स्तर से कम किया गया था, 6.5 से 6.25 कर दिया गया था। 6.25 कर दिया गया था। तो ये 25 आधार अंकों की कटौती की गई थी जिससे माना जा रहा था कि देश में लोन वगैरह सस्ते होंगे, और फिलहाल तो GST भी कटौती कर दिया गया। ये सब इसीलिए किया गया है कि अपने देश में मांग सृजित हो, अपने देश में डिमांड ज़्यादा हो कार का, कपड़े का, हर चीज़ का, जिससे जो हम पर बहुत बड़े स्तर पर 50% का टैरिफ लगाया गया अमेरिका का, हम उस शॉक को एब्जॉर्ब कर सकें। इसीलिए डिमांड क्रिएट करने के लिए पहले इस प्रकार के स्टेप उठाए गए जिसमें रेपो रेट में कमी किया गया, और दूसरा अब जो किया गया कि GST में इतने बड़े स्तर का रिफॉर्म किया गया है। ये सब कदम जो हैं अंततः भारत के मार्केट में डिमांड को क्रिएट करेंगे जिससे हमें वैश्विक एक्सपोर्ट अगर हमारा कम भी होता है तो उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दिसंबर 2024 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना था? तो उस समय 5.22% था। 5.22% था। मैंने आपको 2 दिन पहले ही इकोनॉमिक्स से बताया है कि CPI किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये आप मुझे बताएंगे। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? निवारक निरोध के तहत अधिकतम हिरासत अवधि कौन निर्धारित करता है? तो यह संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। संसद के द्वारा आर्टिकल 222(7) के तहत संसद निवारक निरोध की अधिकतम विधि को निर्धारित करती है। अधिकतम अवधि को कौन निर्धारित करता है? तो भारत की संसद निर्धारित करती है। 17 का आंसर सी हो जाएगा। आपातकाल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यह आपको पता चल ही गया होगा। निवारक निरोध गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार से संबंधित है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है? तो 24 घंटे में 24 आवर वर्किंग जिसमें मजिस्ट्रेट तक ले जाने और में जो उसको समय लगा है उसको काउंट नहीं किया जाता है, और 24 घंटा वर्किंग होना चाहिए, अर्थात अगर बीच में संडे पड़ गया तो फिर उसको सोमवार को ले जाया जाएगा। तो इस प्रकार से 24 घंटा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष अवश्य ही ले जाना पड़ता है। अगला है निवारक निरोध कानून के तहत बिना सलाहकार बोर्ड की अनुमति के अधिकतम कितने समय तक किसी व्यक्ति को निरुद्ध रखा जा सकता है? अधिकतम 3 महीने तक रखा जा सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो एरो इंडिया का आयोजन इस बार बेंगलोर में किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलोर के येलहंका वायुसेना स्टेशन पर हो रहा है, और यहीं पर फरवरी माह में यह आयोजित किया गया। दुनिया भर के अलग अलग लड़ाकू विमान यहाँ पर शामिल हुए थे, जिसमें रूस का F-16, F-22, F-35 और ये सब अमेरिका के हैं, और रूस के सुखोई MKI ये सभी विमान शामिल हुए थे। उन्होंने अपने अपने प्रदर्शन वहाँ पर दिखाए थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बेंगलोर में एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया गया इस बार।
एरो इंडिया 2025 का कौन सा संस्करण था यह? तो यह 15वां संस्करण था, इसका आंसर ए हो जाएगा। इससे पहले 14 बार और हो चुका था, यह 15वीं बार आयोजित किया गया बेंगलोर में। इस वर्ष का विषय क्या रखा गया था एरो इंडिया का? एरो इंडिया का विषय क्या रखा गया था 2025 का? तो द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, यही रखा गया था इस बार का विषय। इस बार का थीम क्या था एरो इंडिया शो का? एरो इंडिया शो का यही था थीम, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। इसका आंसर बी हो जाएगा। यह फरवरी में आयोजित किया गया है इस बार। एरो इंडिया शो का पहला संस्करण कब हुआ था? तो 1996 में किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। यहीं पर यह आयोजित किया गया था, बेंगलोर में ही यह पहली बार आयोजित किया गया था। अगला है कि अनुच्छेद 200 किससे संबंधित है? आर्टिकल 200 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल द्वारा विधेयक पर सहमति देना या विधेयक को सहमति रोक लेना, इसी संबंधित है। क्या बोला जा रहा है भाई? असेंट टू बिल बाय द गवर्नर, इसी संबंधित है। आर्टिकल 200 यह चर्चा में था, इसलिए मैंने करवाया हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि आर्टिकल 201 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 201 जो है राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर विचार, अर्थात किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा विचार कब लिया जाएगा, इससे संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। जैसे राज्यपाल के द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो राष्ट्रपति उस पर किस प्रकार से विचार लेंगे, इसी से जुड़ा हुआ है आर्टिकल 201। ओके, अगला है कि राज्यपाल कब विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जब नीति निषेध सिद्धांतों का उल्लंघन करे, जब केंद्र के हितों के विरुद्ध हो, जब राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को प्रभावित करे, इस प्रकार से, या राज्यपाल को अगर ऐसा लगे कि यह राष्ट्रपति को भेजना है तो भेज देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। एरो इंडिया का आयोजन कौन करता है? तो रक्षा मंत्रालय का रक्षा प्रदर्शनी संगठन जो है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 22 के तहत कौन सा अधिकार दिया गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? विधिक सहायता का अधिकार हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। राइट टू लीगल एड, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है 15वें एरो इंडिया का उद्घाटन कब किया गया? तिथि पूछा जा रहा है। तो 10 फरवरी 2025 को। मैं आपको बता देता हूँ, 7 सितंबर को ESI इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर करके एग्ज़ाम होता है। आई थिंक BSSC लेता है। इस सब एग्ज़ाम के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पेपर नहीं दिया जाता है। मैंने इसको लेकर संबंधित मैसेज कर दिया था ग्रुप वगैरह में। तो दरअसल इसमें साइंस के क्वेश्चन कथन कारण आधारित कई सारे पूछे गए हैं कि जैसे कोई मेटल है, ऐसा कौन सा मेटल है जो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है और आयरन के साथ नहीं करता है। इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। 5 से 6 सवाल ऐसे हैं जिसमें तिथि पूछा गया है, डेट पूछा गया है। जैसे पूछा गया कि किस तिथि को एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, अग्नि 5 का सफल परीक्षण किस तिथि को हुआ है। इस प्रकार के तिथि बेस्ड सवाल ही पूछे गए हैं। तो कृपया करके तिथि वगैरह जो है अंतिम के महीनों के, ख़ास तौर से जनवरी के बाद के, उसको एक बार देख लें। जो बड़े बड़े इंसिडेंट हैं उनको देख करके ज़रूर जाएं। अगला है एरो इंडिया में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का विषय क्या था इस बार का? तो इस बार का विषय था ब्रिज, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और वैश्विक जुड़ाव के माध्यम से लचीलापन बनाना। ये इस बार का सब्जेक्ट रखा गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। पेरिस AI शिखर सम्मेलन 2025 किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? दरअसल में पेरिस में AI का तीसरा सम्मेलन आयोजित हुआ है। पहला हुआ था कहाँ पर? ब्रिटेन में, दूसरा सियोल में हुआ, और तीसरा कहाँ पर हुआ है? तो पेरिस में हुआ है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी भाग लेने गए थे। तो यह फ्रांस के द्वारा आयोजित किया गया है, लेकिन इसकी सह अध्यक्षता भारत के द्वारा भी किया गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसका आंसर सी हो जाएगा। पेरिस AI शिखर सम्मेलन 2025 का कौन सा संस्करण है? तो यह तीसरा संस्करण है। तीसरा है। सबसे पहला कब हुआ था? तो भाई पहला 2023 UK, दूसरा 2024 दक्षिण कोरिया सियोल, और तीसरा जो हो गया पेरिस में हुआ है। पेरिस AI शिखर सम्मेलन 2025 की सह अध्यक्षता भारत ने किस उद्देश्य से किया है? यही मुझे बताना था आपको। बाकी क्वेश्चन तो यह वही है। सह अध्यक्षता किस उद्देश्य से किया है? तो वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को मजबूत करने के लिए, ग्लोबल साउथ के वॉइस को वहाँ पर उठाने के लिए भारत ने सह अध्यक्षता किया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ट्रोपैक्स 2025 किससे संबंधित है? तो ट्रोपैक्स 25 जो है भारतीय नौसेना का अभ्यास है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रोपैक्स भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा द्विवार्षिक अभ्यास है। द्विवार्षिक 2 वर्षों में आयोजित होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रोपैक्स 25 का आयोजन कब हो रहा है, कब हुआ है? तो जनवरी से मार्च 2025 के बीच में हुआ है। बी आंसर हो जाएगा।
ट्रोपेक्स अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नौसेना के युद्ध कौशल का परीक्षण करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। ट्रोपेक्स 25 में कौन से बल शामिल होंगे? तो नौसेना, वायुसेना, थल सेना, तटरक्षक, ये सारे ही शामिल होंगे इसमें। इसका आंसर सी हो जाएगा। हिंद महासागर सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित हुआ था? तो 2016 में आयोजित किया गया था। 2016 में आयोजित हुआ था सिंगापुर में। इसका आंसर बी हो जाएगा। हिंद महासागर सम्मेलन का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ढाका में आयोजित हुआ था। ढाका में 2023 में यह आयोजित हुआ था, ढाका में। इसका आंसर बी हो जाएगा। IOR अर्थात इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र का कितना % ऊर्जा व्यापार से गुजरता है? मतलब दुनिया का ऊर्जा व्यापार इस क्षेत्र से कितना % गुजरता है? तो 80%, क्योंकि इंडियन ओशन के बगल में ही मैक्सिमम जो तेल निकालने वाले देश हैं, अरब प्रायद्वीप के देश, वो सारे इसी के बगल में स्थित हैं। सागर नीति किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? सिक्योरिटी फॉर ऑल एंड ग्रोथ इन द रीजन, इसी तरह का है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये है इसका फुल फॉर्म, ये भी याद रखिएगा। तो यह 2015 में पेश किया गया था। 2015 में पेश किया गया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड पहली बार किस बजट में घोषित हुआ था? तो 2022-23 के बजट में सबसे पहली बार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की अवधारणा पेश की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का उद्देश्य होता है, इसको जारी करके जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा उसको जलवायु हितैषी प्रोजेक्ट में उस पैसे को खर्च किया जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। SGRB अर्थात सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड और पारंपरिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बीच ब्याज दर के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इन दोनों के बीच में जो ब्याज दर का अंतर होता है, इसको ग्रीनियम कहते हैं। दरअसल में द हिंदू में यह डिटेल में समझाया गया था, ग्रीनियम। इसके लिए मैंने इसको सवाल में डाला है। इसका आंसर जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। SGRB से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से प्राप्त धन किस परियोजना पर खर्च नहीं किया जा सकता है? स्वच्छ परिवहन, बिल्कुल सही, पर्यावरण हितैषी है। नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण हितैषी है। प्रदूषण नियंत्रण, यह भी पर्यावरण हितैषी है। परमाणु ऊर्जा पर इसको खर्च नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन से जुड़ी हुई परियोजनाएं इसमें शामिल नहीं होती हैं। SGRB से प्राप्त धन का प्रबंधन कौन करता है? सार्वजनिक ऋण प्रबंधन सेल, वित्त मंत्रालय का यह सेल है जिसके द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इंडिया एनर्जी वीक 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन किसके संरक्षण में हुआ है? तो यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण में हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा। BPCL ने किस देश की कंपनी के साथ 6 मिलियन बैरल तेल आयात का समझौता किया है? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस देश के साथ? ब्राज़ील की कंपनी के साथ में, जिसका नाम है पेट्रोब्रास नाम है, उसके साथ में तेल को लेकर के समझौता किया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो एनर्जी वीक हुआ ना नई दिल्ली में आयोजित, उसी के दौरान ये सारे समझौते साइन किए गए हैं। के तहत किस देश के ADNOC कंपनी से LNG लिक्विफाइड नेचुरल जो गैस होते हैं उसके लिए अनुबंध किया है? तो यह दरअसल में UAE की कंपनी के साथ इंडियन ऑयल ने किया है और ब्राज़ील की कंपनी के साथ में BPCL ने किया है। बी से ब्राज़ील, बी से भारत पेट्रोलियम, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। जलवायु जोखिम सूचकांक रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो जर्मन वॉच नामक संगठन है जिसके द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। यह रिपोर्ट जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 1993 से 2023 की अवधि में भारत जलवायु जोखिम सूचकांक में किस स्थान पर रहा है? तो दरअसल में इतने वर्षों के दौरान हम 6ठे स्थान पर रहे हैं। ये जो अभी रैंकिंग आई है, इसका आंसर बी हो जाएगा। पेरिस AI शिखर सम्मेलन 2025 कौन सा वैश्विक शिखर सम्मेलन है? तो AI का तीसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन है। इससे पहले UK 2023, सियोल 2024 में आयोजित हो चुका है AI का शिखर सम्मेलन। बेलेचली पार्क की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो UK में जब AI का सम्मेलन हुआ था उस दौरान ब्लेचली कहा जाता है या बेलेचली भी इसको बोल देते हैं, उसी दौरान यह घोषणा हुआ था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नक्सल आंदोलन की, दरअसल में इसी दौरान फरवरी में ही एक बहुत बड़े नक्सल था जिसको निपटाया गया था और 2026 तक के लिए गृह मंत्रालय ने लक्ष्य रखा हुआ है कि नक्सल मुक्त भारत का निर्माण करेंगे। इसके कारण से ये टॉपिक मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था। इनफैक्ट मैंने आंसर राइटिंग में इस पर क्वेश्चंस भी लिखवाए थे बच्चों से। अभी फिर से GS1 शुरू होगा, GS का आंसर राइटिंग, तो उस दौरान लिखाता हूँ मैं, लेकिन यह उस दौरान मैंने लिखवाया था। इसी कारण से मुझे याद है अभी तक, क्योंकि मैंने क्वेश्चन तक दिए थे उस पर लिखने के लिए। नक्सल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1967 में हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1967 में हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा।
कहाँ से हुआ था? तो नक्सलबारी पश्चिम बंगाल में एक जगह है, वहीं से हुआ था। नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित गलियारे को क्या कहा जाता है? इसको रेड कॉरिडोर कहते हैं। यह भारत है तो इसमें यह इलाका जो है इसको रेड कॉरिडोर कहा जाता है, रेड कॉरिडोर कहा जाता है इसमें। ऑपरेशन ग्रीन हंट किससे संबंधित है? तो नक्सलवाद के खत्म करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया गया था। 2009-10 में नक्सलवाद से निपटने हेतु यह अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन ग्रीन हंट। समाधान रणनीति का एस किसे संदर्भित करता है? समाधान रणनीति राजनाथ सिंह जी जब पिछली बार मोदी गवर्नमेंट के पहले टेन्योर के दौरान गृह मंत्री थे तो उस दौरान उन्होंने समाधान नामक रणनीति शुरू किया था नक्सलवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए, जिसमें बाई क्या बोला है तो बाई फोर्स भी शामिल है, मतलब मारना भी शामिल था, उनको एलिमिनेट करना भी शामिल था। और दूसरी तरफ वहाँ पर एनजीओ के द्वारा या सरकार के जो प्रयास हैं जिसके तहत मकान है, भोजन है, आवास है, गैस का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है या विकास के मुद्दे हैं, ये भी उन तक पहुंचाना था उस क्षेत्रों में। तो ये दोनों काम करना था समाधान रणनीति के तहत। तो एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ग्रेहाउंड्स यह क्या है? बल, ये बल का नाम है विशेष, जिस प्रकार से ब्लैक कमांडो आपने सुना होगा या पैरा एसएफ में आपने सुना, उसी प्रकार से यह बल का नाम है जिसका नाम क्या है? ग्रेहाउंड्स, यह बल है। यह किस राज्य की विशेष इकाई है नक्सलियों से लड़ने के लिए? तो यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एक विशेष अलग से विंग बनाया गया है पुलिस में, जिसका काम है नक्सलियों को मारना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन किसकी एजेंसी है? तो यह यूएन की एजेंसी है, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? तो आर्टिकल 356 के तहत में लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, इसका आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि तक के लिए अधिकतम लगाया जा सकता है? तो 6 माह करके बढ़ा बढ़ा के इसको 3 साल तक के लिए लगाया जा सकता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य विधानमंडल का क्या होता है? तो या तो भंग हो जाता है या तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। पहले उसको भंग ही कर दिया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इसको भंग क्यों करना, आप सस्पेंड भी तो कर सकते हैं, तो इसलिए सस्पेंड किया जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। भंग या निलंबन हो जाएगा, भंग या निलंबन इसका आंसर हो जाएगा। डिजॉल्व और सस्पेंड इसका आंसर हो जाएगा, डिजॉल्व और सस्पेंड हो जाएगा, मैंने गलती से ए पर मार दिया था। 38वां संविधान संशोधन 1975 किससे संबंधित था? तो दरअसल में इसके तहत अनुच्छेद 356 को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया था इंदिरा गांधी जी के सरकार के द्वारा न्यायिक समीक्षा से, जुडिशल रिव्यू से बाहर कर दिया गया था किसको? तो 356 को, अर्थात राष्ट्रपति शासन को। वहीं पर 44वां संशोधन 1978 ने क्या किया? तो दरअसल में इसने क्या किया? तो भाई राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा को फिर से बहाल कर दिया। 44वें संशोधन में जुडिशल रिव्यू बहाल किया गया कि राष्ट्रपति शासन का जुडिशल रिव्यू किया जा सकता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एसआर बोमई केस किस वर्ष आया था? तो 1994 में आया था। 1994 में राष्ट्रपति शासन पर दिशा निर्देश तय किए गए थे। इसमें राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य न्यायपालिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दरअसल में कार्यपालिका पर और विधायिका पर प्रभाव पड़ता है, न्यायपालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संविधान किस भाग में अनुच्छेद 355 से 357 तक आते हैं? तो यह भाग 18 में वर्णित किया गया है आपातकाल से जुड़े हुए प्रावधानों को। अनुच्छेद 355 किससे संबंधित है? तो राज्यों की रक्षा करना से, जिसमें केंद्र का यह दायित्व होता है कि वह राज्य की रक्षा करेगा बाहरी हमलों से या किसी भी प्रकार के आंतरिक बड़े स्तर पर जो हमले होंगे, तो उससे केंद्र का यह कर्तव्य है कि वो राज्यों की रक्षा करेगा। और यह इसलिए चर्चा में था क्योंकि मणिपुर के संदर्भ में मैंने इसको पढ़ाया था। मणिपुर में जब भी एथनिक वायलेंस शुरू हुआ था उस दौरान वहाँ पर 355 लगा दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। लोकपाल चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री खुद होते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अन्य सदस्य में लोकसभा के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई एक विधिवेत्ता शामिल होते हैं। इतने लोग मिलकर 1 2 3 4 5 6 7 लोग मिलकर के चयन करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। एक हो गए पहले तो हो गए प्रधानमंत्री महोदय, एक हो गया। दूसरे हो गए लोकसभा का अध्यक्ष। तीसरे कौन हो गए? विपक्ष के नेता। चौथे कौन हो गए? मुख्य न्यायाधीश। पांचवें कौन हो गए? मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नामित जो विधिवेत्ता होते हैं वो होते हैं। दरअसल मैंने 7 बोला, 5 लोग होते हैं इसमें, 5 लोग शामिल होते हैं, 5 लोग शामिल होते हैं, इसको याद रखिएगा। 5 लोग इसमें शामिल होते हैं, 5 लोग होते हैं, ये 5वां ये हो गए। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा।
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकपाल में अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। 8 सदस्य, एक अध्यक्ष, अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें आधे से अधिक न्यायिक सदस्य होने चाहिए। लोकपाल के 50% सदस्य किस श्रेणी से होने चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलाओं की श्रेणी से होने चाहिए। इतना लोकपाल के लिए आंदोलन हुआ, आज लोकपाल कहाँ गया? लोकपाल अभी है देश में मौजूद। इतने सारे भ्रष्टाचार और इतने पुल बहते हैं, सड़क बहते हैं, इतने भ्रष्ट मंत्री पकड़े जाते हैं, करोड़ के करोड़ रुपया न्यायाधीश के घर से पकड़ा जाता है। क्या हो रहा है? नथिंग, जीरो। भारत के कतर नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है जाइड अल बहर। इसका उत्तर बी हो जाएगा। लोकपाल के दायरे में कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल। लोकपाल का अधिकार क्षेत्र प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, सरकारी कर्मचारी आते हैं, राज्यपाल नहीं आते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था? 2013 में पारित हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1988 में पारित किया गया था यह। राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 78 का आंसर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 72 में यह वर्णित किया गया है, क्षमादान की शक्ति। संसद सदस्य कितने दिन तक लगातार अनुपस्थित रहे तो उनका सीट जो है यह रिक्त हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 60 दिन तक। अगर लगातार आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपका जो सीट है वो खाली हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की स्थापना की गई थी 1981 में। इसका आंसर बी हो जाएगा। जीसीसी का सचिवालय वर्तमान में कहाँ पर है? तो यह रियाद में है। इसका उत्तर बी हो जाएगा, यह रियाद में स्थित है। अगला है, 21 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस सम्मेलन का उद्घाटन किया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इसी प्रकार का सवाल अगर आपसे पूछ ले, झट से सारे तारे दिखेंगे दिन में वहाँ पर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव कहाँ पर हुआ है भाई? तो दिल्ली में हुआ है। क्या बोला जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव, सोल है, ठीक है, कि मुख्य अतिथि कौन थे? तो यह भूटान के प्रधानमंत्री थे। इसका आंसर बी हो जाए। भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग तोबगे, यह प्रधानमंत्री जो है भूटान के, यह मुख्य अतिथि थे सोल कॉन्क्लेव के। इसको जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। किस तिथि को किया गया वो भी लिखा हुआ है, 21 फरवरी 2025। सोल लीडरशिप इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित हो रहा है? तो यह गुजरात में स्थापित किया जाएगा। सोल लीडरशिप इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा गुजरात में। गुजरात में एक नेतृत्व संस्थान के रूप में स्थापित हो रहा है। सोल संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य राजनीतिक नेतृत्व को औपचारिक प्रशिक्षण देना, प्रोवाइड फॉर्मल ट्रेनिंग फॉर पॉलिटिकल लीडरशिप। पॉलिटिकल लीडरों को फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत ही अच्छा पहल है। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में स्वतः संज्ञान लेकर जेल भीड़ भाड़ पर फैसला दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी, इनरी पॉलिसी स्ट्रेटजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल। यह केस था, इसी के तहत उसने स्वतः संज्ञान लिया और ये बोला कि जेल में इतना भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए। हाल ही में चर्चा में था, इसलिए एक प्रश्न इससे भी डाल दिया है मैंने। पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, पंचायती राज संस्थानों को शक्तियों का विकेंद्रीकरण, इसी से जुड़ा हुआ यह सूचकांक हाल ही में जारी किया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। रिपोर्ट राज्य और यूटी में पंचायतों को शक्ति व संसाधन हस्तांतरण की स्थिति को दर्शाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? तो कर्नाटक ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। कर्नाटक ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। और ये जो सूचकांक है किसके द्वारा विकसित किया गया भाई? तो ये विकसित किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, IIPA के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये भी आप लोग याद में रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। कर्नाटक प्रथम स्थान पर, उसके बाद से केरल एंड देन तमिलनाडु का स्थान आता है। सुपरफूड मखाना का वास्तविक नाम क्या है? इसका नाम है यूराले फ्योरोक्स सैलिब्स, इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम इसका है। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो सूचकांक था पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स जिसको कहा जाता है, पंचायत अंतरण सूचकांक, इसे बिहार का रैंक क्या है? तो 18वां रैंक है। बिहार को अंक कितने मिले हैं? तो बिहार को अंक मिला है 48.24। तो ये भी याद रखिएगा, 48.24 और बिहार को 18वां स्थान मिला है। ये भी याद रखिएगा। टॉप परफॉर्मर में आपको बता दिए हैं। बाकी सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा एक बार मुझे सर्च करके बता दीजिएगा। अगला है 90 नंबर, मखाना मुख्यतः किन जल निकायों में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तालाब, ऑक्सबो झील और दलदल।
बहते हुए पानी में यह नहीं पाया जा सकता। जैसे समुद्र, नदियाँ, समुद्र तो खारा होता है, नदियों में पानी बह रही होती है, इसलिए उसमें भी नहीं पाया जा सकता है। रुके हुए पानी, झील टाइप का या तालाब टाइप का या खेत में इसको उपजाया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। वैसे बता ही देता हूँ, चलो बता ही देता हूँ मैं। झारखंड और कर्नाटक जो, झारखंड और अरुणाचल जो हैं वो सबसे नीचे आए हैं इस रैंक में। बाकी टॉप परफॉर्मर बता दिया, बिहार का स्कोर बता दिया, अब तो लोएस्ट भी बता दिया। ख़त्म ही हो गया ये टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसलिए बताना ज़रूरी था बंधुओं। इसका आंसर भी याद रखिएगा। भारत विश्व की मखान मांग का कितना % पूरी करता है? तो 80%, बी उत्तर हो जाएगा। मखान की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? तो सुवर्ण वैदेही है, सबसे ज़्यादा फेमस यही किस्म है, सुवर्ण वैदेही। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिहार मखान उत्पादन अग्रणी है, फिर भी पिछड़ा हुआ क्यों है? सस्ती बिक्री, सही दाम नहीं मिलता है, प्रसंस्करण उद्योग तो है ही नहीं बिहार में, निर्यात अवसंरचना की कमी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। मखान बोर्ड पर कितना बजट प्रस्तावित किया गया है? मखान बोर्ड पर तो 100 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा, मखान बोर्ड बनाया जाएगा। मखाना किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है क्या? तो डी हो जाएगा, गोर्गन नट और ब्लैक डायमंड। गोर्गन नट और ब्लैक डायमंड, इसका आंसर डी हो जाएगा। ये दोनों ही होना चाहिए, वैसे ये भी है ना। तो इसका नाम याद रखिएगा, गोर्गन नट और ब्लैक डायमंड भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यह कच्चा मखान जो होता है वो ब्लैक कलर के फल के अंदर में होता है। मखान का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? तो काफ़ी निम्न है, जिसके कारण से मधुमेह के जो रोगी होते हैं डायबिटीज़ के, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाता है यह। और सुपर फूड इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी होता है, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट पहुंचाएगा, बहुत फ़ायदा पहुंचाता है यह। तमिलनाडु ने NEP 2020 का विरोध क्यों किया? तो उसने किया था भाषा नीति और स्वायत्ता हनन के कारण से। इसका आंसर बी हो जाएगा। NEP 2020 किस समिति की सिफारिशों पर आधारित है? तो उस समय कस्तूरी रंगन समिति था जिसने रिकमेंड किया था। NEP के 5 वर्ष हो गए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 5 वर्ष हो गए, इसी कारण से मैंने पढ़ाया था। और इसका कस्तूरी रंगन समिति था जिसके सिफारिशों के आधार पर इसको लागू किया गया था। निष्ठा कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है, इसका आंसर सी हो जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? 2018-19 में शुरू किया गया था, बी आंसर हो जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान में किन योजनाओं का एकीकरण किया गया है? इसको कहा था SSA, RMSA और TE। समग्र शिक्षा अभियान में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय में माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा मतलब कि टीचर्स जो ट्रेनिंग होता है उसको भी इसमें शामिल किया गया। टीचर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को भी शामिल किया गया है। ये मैंने फरवरी पढ़ाया था बंधुओं। DSO के एग्ज़ाम में यह कॉपी पेस्ट हुआ है सवाल। फरवरी का वीडियो देख लीजिएगा, 22 फरवरी का, और फिर आप DSO का पेपर देखिएगा, सेम सवाल आपको मिलेगा किस किस को मर्ज किया गया था उसमें। इसका आंसर ए हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान को मर्ज किया गया। समग्र शिक्षा अभियान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटेड, क्या बोला जाता है? समग्र शिक्षा अभियान, हिंदी इंग्लिश दोनों में कहा जाता है, जिसमें 3 योजनाओं को समग्र किया गया। कौन कौन से 3 हैं? तो सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, टीचर्स एजुकेशन। RMSA इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में ही यही नाम है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ही उसका नाम है हिंदी इंग्लिश में भी। ठीक है। अगला है कि IIT मद्रास ने किस देश में कैंपस खोला है? तो तंजानिया, जंजीबार जो आइलैंड है वहाँ पर खोला है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि IIT दिल्ली ने किस देश में कैंपस खोलने की योजना बनाई है? तो आबू धाबी, UAE में। नक्शा कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो शहरी भूमि सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ है यह कार्यक्रम। नक्शा कार्यक्रम किस योजना के तहत शुरू हुआ? तो DILRMP अर्थात क्या है? तो इंडिया का डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, इसको कहा जाता है DILRMP कहा जाता है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम इसको कहा जाता है। टाइम यूज सर्वे, टाइम को अपने देश में कौन किस प्रकार से यूज कर रहा है उसको लेकर के सर्वे भारत सरकार के NSO ने जारी किया। अब ये बताइए क्या यह इंपॉर्टेंट नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है यह सर्वे। इससे सवाल अभी तक BPSC ने नहीं पूछा है फरवरी के बाद किसी भी एग्जाम में, आपसे पूछेगा यह। टाइम यूज सर्वे किसने जारी किया? तो NSO ने, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने इसको जारी किया है कि किस राज्य के लोग रोजगार में ज़्यादा समय देते हैं, पुरुष रोजगार में कितना समय देते हैं, महिलाएं कितना देती हैं, बैठ कर के बातचीत करने, हंसी मजाक, उत्सव में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा समय देता है? तो उत्तराखंड उसका नाम था। इस प्रकार से याद रखना था, इसमें बहुत सारे चीज़ें मैंने पढ़ाई थी उस समय।
महिलाओं की रोजगार संबंधी गतिविधियों में भागीदारी 2019 में 21.8% से बढ़ करके 2024 में कितनी हो गई है, तो 25% हो गई है। 2024 में पुरुषों की रोजगार भागीदारी कितनी दर हो गई है, तो 75% हो गई है। रोजगार में भागीदारी दर 70.9% से बढ़ करके 75% हो गया है। तो 70.9 से बढ़ करके 75 हुआ है, ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि यह पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे। जैसे महिलाओं के 21.8% बढ़ करके 25% हो गया है, एज इट इज पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में। 2024 में महिलाएं अवैतनिक घरेलू सेवाओं पर औसतन कितने मिनट प्रतिदिन खर्च करती हैं? अवैतनिक ऐसे काम जिसके लिए उनको कोई वेतन वगैरह नहीं मिलता है, तो प्रतिदिन 305 मिनट, मतलब कि इसको 60 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, एवरेज 5 आवर, तो मिनिमम। देखभाल संबंधी गतिविधियों में 15 से 59 वर्ष की कितनी % महिलाएं शामिल होती हैं? 41% महिलाएं देखभाल से जुड़े हुए, जिसको केयर इकॉनमी भी कहा जाता है, केयर गिविंग एक्टिविटीज़ जो है, इसमें 41% हिस्सा महिलाओं का शामिल होती है 15 से 59 वर्ष की। पुरुष औसतन प्रतिदिन देखभाल में कितना मिनट खर्च करते हैं? खुद की देखभाल में तो 75 मिनट, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया, इसका आंसर सी हो जाएगा। 6 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग प्रतिदिन सांस्कृतिक व अवकाश गतिविधि पर कितना मिनट खर्च करते हैं? भारत सरकार का सर्वे है, बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु, एक बार फिर से देख लेना सर्च करके, पीआईबी से भी इसको पढ़ लेना, पीटी मेंस में कहीं पर भी ये टकराएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूछा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 171 मिनट। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के कितने % बच्चे प्रतिदिन शिक्षण गतिविधियों में भाग लेते हैं? 89.3% बच्चे, ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, लेकिन कम है, इसमें 100% बच्चे होना चाहिए। स्व देखभाल और रख रखाव पर औसतन कितना समय खर्च किया गया? तो 708 मिनट औसतन खर्च किया जाता है। भारत में अंतिम परिसीमन प्रक्रिया किस वर्ष पूरी हुई थी? तो 1976 में पूरा हुआ था। परिसीमन आयोग अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ था? तो सी, 1952 में पारित हुआ था। संविधान कौन सा अनुच्छेद संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम पारित करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 82 देता है। G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक 2025 में कहाँ आयोजित हुई? तो बनारस में हुआ था, इसका उत्तर बी हो जाएगा। G20 शिक्षा कार्य समूह की भारत में बैठक का मुख्य विषय क्या था? तो इसका विषय था सतत विकास के लिए शिक्षा, इसका आंसर सी हो जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त में डिजिटल समाधान से संबंधित है। यूपीएससी प्रीलियम 2021 का सवाल है यह। राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना। शिक्षा में एआई का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है? तो व्यक्तिगत शिक्षण अनुकूलित सामग्री के लिए उपयोग किया जा रहा है आजकल खास तौर से। भारत में G20 अध्यक्षता का मंत्र क्या था इस बार का? तो इस बार का था वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसका आंसर ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 125 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 फरवरी को, सी आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की शुरुआत किस संगठन ने की थी? तो यूनेस्को ने किया था। और बांग्ला भाषा, बांग्लादेश से यह विवाद जुड़ा हुआ था, जहाँ पर बांग्ला भाषा के लिए लोगों ने संघर्ष किया था, जान भी दे दी थी अपनी, इसका आंसर ए हो जाएगा। इस वर्ष मातृभाषा दिवस की थीम क्या थी? तो इसका था मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटर जनरेशनल लर्निंग, ये इस बार का थीम था 2025 का, इसको याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन कौन करता है? तो इसका आयोजन डी हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, राज्य सरकार सभी अपने अपने स्तरों पर करती हैं। भारत मातृभाषा दिवस किस प्रमुख उद्देश्य के लिए मनाया जाता है? तो भाषाई विविधता और बहुवाद का संरक्षण, बहुभाषावाद का संरक्षण के लिए। मातृभाषा दिवस के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस देश से जुड़ा हुआ है? तो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। 1952 में ढाका, पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश से भाषा आंदोलन की घटना से जुड़ा हुआ है, जहां पर बांग्लादेश पर उर्दू भाषा थोपी जा रही थी, जिसके विरोध के फलस्वरूप कई सारे लोगों की वहां पर मृत्यु भी हो गई थी। तो उसके पश्चात से ही भाषा दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। 1952 में भाषा आंदोलन में किस भाषा के लिए संघर्ष हुआ था? तो बांग्ला भाषा के लिए संघर्ष हुआ था बांग्लादेश में, उस समय के पाकिस्तान में। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको 131 फरवरी के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। मैंने आपको टाइम सर्वे से करीब 5-7 क्वेश्चन ही करवाया है। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके एनएसओ का टाइम सर्वे आप कहीं से भी जा करके, मैंने फरवरी का जो पीडीएफ शेयर किया था उसमें भी होगा, कहीं से भी जा करके, फरवरी का मैगजीन जो आपको दिया है पीपल वाला उसमें भी होगा, कहीं से भी आप जहां आपको इंटरनेट पर मिले, गूगल पर मिले, एआई पर मिले, कृपया करके उसको पढ़ लीजिएगा एक बार और
मुझे लग रहा है कि वहाँ से सवाल पूछेगा। बाकी पंचायत का डिवोल्यूशन वाला जो इंडेक्स था वो मैंने करवा दिया है डिटेल में, आपको जो उससे पूछेगा वो सारा हिस्सा बता दिया है। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अब तो करंट अफेयर भी ख़त्म हो गया है, अब अगले 2 दिन में शायद एक आध वीडियो में डालूँ, वरना तो कल ASO का पेपर डिस्कस करेंगे हम लोग। और बाकी थैंक यू सो मच।